पिछली वीडियो में हम यहाँ तक आके रुक गए थे और इस दुविधा में थे भाई कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए आगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे भाई हाउ टू थिंक प्रोसेस है कि अगर भाई जिसने भी ये चीज सोचा है, मतलब जिसने भी इसका एल्गोरिदम सोचा है कि इसको कैसे सॉल्व करे, उसने किस तरीके से सोचा होगा। ठीक है, तो वो चीज भाई आज अपन बैक ट्रैक करेंगे ताकि वो सेम सॉल्यूशन हमारे दिमाग में भी आए। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल हाउ टू थिंक प्रोसेस। तो भाई इसको आगे सोचते हैं ना, भूल जाओ इसका कोई सॉल्यूशन है। अगर तुम्हारे सामने कोई ये चीज लाके रख दिया तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट थॉट। ठीक है, तो भाई देखो ये जैसा है, इसका सॉल्यूशन मतलब क्या है कि मैं कोई भी वैल्यू रखूं एक्स वाई और जेड में, वो ये तीनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, भाई एक चीज हम क्या सोच सकते हैं, यार ये तो एक्स वाई और जेड में ही है ना, मतलब ये थ्री डायमेंशनल्स में ही है ना, ये एक्स वाई और यहाँ पे कुछ होगा जेड। तो ये जो ये एक फंक्शन ही है, ये फंक्शन को मैं प्लॉट कर देता हूँ और उससे मैं देख लूंगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों प्लेन्स में आ रहा है। ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है ना। तो लेट से अगर मैं इसको प्लॉट भी कर देता हूँ तो भाई ये बस एक एग्जांपल है। ठीक है, दिस इज नॉट एक्यूरेट, जो इक्वेशन है उसकी प्लॉटिंग नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अगर अपन जैसे एक्स एक्स वाई जेड में प्लॉट भी कर देते हैं, तो लेट से एक इक्वेशन का प्लेन इस तरीके से बना, दूसरे का ये, तीसरे का ये। पर ये वाला जो पॉइंट है ना भाई, ये पॉइंट अपने को पता चल रहा है कि ये तीनों इक्वेशन में आ रहा है। उसका मतलब क्या कि ये वाला पॉइंट तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। और ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया, चलो ठीक है। 10 माइनस जो कि वैल्यू हो जाएगी इसकी एक्स वाई और जेड की। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो भाई ये है, बट लेकिन ये एक जनरल सॉल्यूशन नहीं बन सकता बिकॉज लेट्स से यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल भी होता तो देन हाउ यू वुड बी प्लॉटिंग इट। ठीक है, प्लॉट तो कर नहीं सकते। तो चलो कुछ और सोचते हैं भाई। तो अगर ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो देखते हैं हम इससे छोटी वाली कैसे सॉल्व करते थे। वही एलिमिनेशन स्कूल मेथड, कि अगर भाई तुम्हारे पास कोई इस तरीके का इक्वेशन होता, ठीक है सिंपल, तो भाई तुम उसको कैसे सॉल्व कर रहे होते। देखते हैं क्या इस चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे z को कैंसिल करना है, और चलो कुछ भी करके लेट्स से तुम एलसीएम लो, कुछ भी करो, एक तुम्हें एक वैल्यू मिल गया और उसको तुम मल्टीप्लाई करके लेट्स से कोई कॉमन वैल्यू में ले भी आए। फॉर एग्जाम्पल ये 100 पे आ जाता, 100 z और ये जो भी प्रीवियस वैल्यूज हैं वो भी मैनिपुलेटेड है। लेकिन इसका कुछ फायदा होता, लेट से अगर तुम इसको कैंसिल कर भी दो तब भी आपके पास एक्स वाई दोनों फिर भी बच रहा है। ठीक है, तो कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन बन नहीं पा रहा इससे भी। इसमें ये सॉल्यूशन इसलिए वर्क किया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल ही बच रहा था। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको कैसे आसान बनाएं। तो लेट से मैं सिर्फ z को कैंसिल कर रहा हूँ तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। क्यों ना मैं कोई दो वेरिएबल को कैंसिल कर लूँ। लेट से मैं बोलता हूँ मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल इन द सेंस मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी वैल्यू जीरो हो जाती कितना मजा आ जाता। इसमें हम लोग को z की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती। ठीक है, लेट से ये z इक्वल टू 30 हो जाता। और अगर ये z मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना हो और लेट से इसकी वैल्यू भी भाई जीरो हो जाती, दैट वुड बी वंडरफुल कि मुझे भाई यहाँ पे z की वैल्यू मिल गई, मैं इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करता, मुझे y की वैल्यू मिल जाती क्योंकि ये तो जीरो है। तो y और z दोनों मिल गया, अब मैं y और z को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो मुझे x मिल जाता। ठीक है, तो हम एक प्रिंसिपल तो सोच लिए कि अगर मैं इसको जीरो बना दूं और इसको भी जीरो बना दूं तो भाई मेरी बात बन सकती है। ठीक है, और ये जनरल सॉल्यूशन भी बन सकता है। तो पॉइंट ये है कि इन दोनों को हम जीरो कैसे बनाएं। देखो यहाँ पे हम क्या करते थे, इस इक्वेशन पे हम पहले तो इसकी वैल्यू सेम करते थे इस ऊपर वाले से और फिर इसको पकड़ के माइनस कर देते थे तो यहाँ पे जीरो आ जाता था। ठीक है, चलो समझाने के लिए ना मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे देखो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है और ये भी वन है। तो अगर मुझे पहले सोचना है कि मैं इसको जीरो कैसे बनाऊं, कैसे बनाओगे भाई। अगर मैं इस इक्वेशन को उठा के इससे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो अपन कर सकते थे, यहाँ भी हम माइनस करते हैं। तब R3 वाले इक्वेशन को मैं माइनस करता हूँ R1 से, तो ये क्या हो जाएगा, जो R3 है वो बनेगा जीरो प्लस ये वाला इससे माइनस होगा, ये हो जाएगा y प्लस यहाँ पे जो z है वो इससे माइनस होगा, ये हो जाएगा 2z इक्वल टू जो 6 है वो यहाँ पे आएगा से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 8 और बाकी सब तो अनचेंज रहेंगे। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने पहला जीरो अचीव कर लिया। और क्या कर सकता हूँ भाई, लेट से मैं अभी इसको जीरो बना देता हूँ। ठीक है, तब मैं क्या करता हूँ, जो R1 है उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर दूं R2 के साथ,
तो ये क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी देखो मेरे को यहाँ जीरो मिल गया, यहाँ पे भी जीरो मिल गया, और अगर मैं यहाँ जीरो बना दूं भाई मेरी तो बात बन जाएगी। और यहाँ मुझे अगर जीरो करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं इसको भी ले सकता हूँ यहाँ R1 इक्वेशन को, बट उसको मैं क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज अगर मैं R3 में -R1 करता हूँ तो ये जो वन है यहाँ आके -1 बन जाएगा, विच आई डोंट वांट भाई, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से यहाँ जीरो लाया हूँ यार, और इसलिए पहले इसको जीरो बनाया गया था। तो अब जब मैं इस इक्वेशन पे जो R2 इक्वेशन है, अगर मैं R3 -R2 करता हूँ, तब मेरे जो ये जीरो हैं ये नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। अब यार देखो मुझे ना मतलब किससे है, नंबर से, लेकिन मुझे बार बार एक्स वाई जेड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं, मैं समझ लेता हूँ कि वहाँ एक्स वाई जेड है, बट मैं उसे लिखूंगा नहीं। लेट से वो क्या बनेगा, 1 1 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। अब भाई मेरे जीवन आसान हो जाएगा ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस प्लस कर सकता हूँ बिना एक्स वाई जेड को ध्यान दिए, बिकॉज वो अननेसेसरी है ना, उसका कोई रहना या ना रहना हमें कुछ फायदा नहीं करा रहा, तो क्यों लिखें भाई बार बार। लेट से मैं इसको एक बॉक्स में रख देता हूँ। ओह, ये क्या बन गया, एंड भाई ऐसे ही आया था मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि क्यों बार बार एक्स वाई जेड लेके अपना टाइम खराब करना है यार, हमें नंबर से मतलब है, हमने नंबर्स को लिख दिया। और लेट से ये आउटपुट है 6 - 1 8, मैं लेट से इसके बीच में कुछ ये बना देता हूँ ताकि मुझे समझ में आए ये लास्ट वाला है, वो आउटपुट है। तो अब देख रहे हो कितना आसान दिख रहा है ये। तो अब जब मैं इसमें R3 -R2 अप्लाई करूंगा तो अब मुझे बहुत ईजी हो जाएगा यार, जो मैं सोच रहा था अब मैं वो अचीव कर लिया हूँ। और मैंने क्या बोला था, एक्स वाई जेड हम लिख नहीं रहे बट दे आर देयर। तो इसका मतलब क्या है, ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है, ये 3z = 9, ठीक है। सेकंड लाइन का मतलब क्या है, फिर से मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब है 3z = 9। और इसका क्या मतलब है, जो सेकंड वाला है वो क्या था, y था, तो y माइनस जेड =-1। और फर्स्ट वाले का क्या मतलब है, x + y + z = 6। अब देखो भाई कितने मजे से ये सॉल्व होगा, यहाँ से z की वैल्यू मिल गई अपने को 3, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया तो y मिल गया, y z दोनों मिल गया, तो x भी मिल गया, खत्म। एक्चुअली जो प्रोसेस हम अभी फॉलो कर रहे थे उसको बोलते हैं रो रिडक्शंस, ठीक है, क्योंकि ये जो R1 R2 R3 है ये क्या है, रो है, और हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम अपना कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं रो के एंड्स में जीरो ला के, ठीक है, जो जो कि हम पहले भी कर रहे थे भाई। जो ये वाले सिंपल इक्वेशंस भी हम सॉल्व कर रहे थे, इसमें भी क्या था, हम फर्स्ट वाले को जीरो ला रहे थे ताकि नेक्स्ट जो y है वो हमें इजीली मिल जाए। अब बस उसी चीज को हम बड़े लेवल पे कर दिए। और यार ये रो रिडक्शन करके जो भी हम ये पैटर्न बना रहे हैं कि इसके यहाँ पे जीरो हो और यहाँ पे भी जीरो हो, कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं भाई हम एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। और कोई भी बुक्स देखो आप, लेट्स से ये, तो यहाँ पे बोला गया है रो रिडक्शन एंड एक्लॉन फॉर्म्स, जो जो हमने अभी जस्ट किया दैट वाज द सेम थिंग, बस उसे डायरेक्ट ना बता के हमने हाउ टू थिंक प्रोसेस से देखा है कि हम खुद कैसे सोचें भाई ये चीज़ होती क्या है, और नेक्स्ट टाइम जब हमें सिमिलर सा प्रॉब्लम मिले हमारे पास वो कैपेबिलिटी हो इस सॉल्यूशन तक आने की, ठीक है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है फॉर एक्लॉन फॉर्म। तो ये रूल्स रट रटो मत भाई, इसको बस अपन एक ना पैटर्न समझ लेते हैं, कुछ इस तरीके का पैटर्न। अगर ये एक स्टेयर स्टेयर का जो पैटर्न बनता है, ठीक है, इस तरीके से, इस पैटर्न को अपन एक्लॉन फॉर्म बोलेंगे। एंड जनरली जो भी नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, हर एक रो का, जैसे इस रो पे ये है, इस रो पर ये है, लाइक दिस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइवट्स, ठीक है, इसको पाइवट्स बोला जाता है। और इसका सिंपल सा ये रूल है एक्लॉन फॉर्म का, कि जो भी प्रीवियस रो में आपको पाइवट मिला है, तो नेक्स्ट रो का जो भी पाइवट आपको मिलेगा वो इसके हमेशा राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हमने हाउ टू थिंक से ही पता चल गया था हमें कि हमें लेफ्ट साइड का जो भी पोर्शन है उसको जीरो बनाना होता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे मत रखना भाई कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो वन होंगे, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है आपको, तो एक ये परफेक्ट एक्लॉन फॉर्म है, लेकिन ये भी एक परफेक्ट एक्लॉन फॉर्म ही है, बिकॉज भले ही इसके डायगोनल में वन नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट कॉलम का पाइवट है उससे पहले सारे जीरो हैं, तो हमें बस यही ध्यान देना है भाई, ठीक है, लाइक दिस एग्जांपल। एंड ओवरऑल ये कि स्टेयर केस का पैटर्न बनता है। और एक्लॉन फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है ये तो हमने देख लिया भाई, उससे क्या होता है, सॉल्विंग देम बिकम सिस्टमैटिक एंड क्लियर, ठीक है। सो दोज आर सेम इक्वेशन,
ठीक है, मतलब ये जो एक्चुअल इक्वेशन हम लेते हैं और जो हम इसे ये एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये दोनों सेम ही इक्वेशंस है। उसको हम बस सिंप्लिसिटी में रेड्यूस कर दिया गया है ताकि हमें डायरेक्ट दिख जाए कि जेड वाई और एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है। ठीक है, हम इक्वेशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, दोज आर द सेम। मतलब ऐसे समझो कि अगर एक सिंपल इक्वेशन ये है तो इसको मैं एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर यही लिख सकता हूँ ना, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम ही है भाई। तो इसी तरीके से हम सारे इक्वेशंस को रिड्यूस कर रहे हैं सो दैट इट बिकम्स सिंपलर टू सॉल्व। और ये जो रो रिडक्शंस के रूल्स हैं ये भी बहुत लिमिटेड है ताकि वो आपके एक्चुअल इक्वेशंस को चेंज ना करे। तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो क्या होता है, उसमें थ्री लीगल ऑपरेशन है भाई। ठीक है, इसके अलावा अपने को नहीं करना है कुछ। तो पहला ये है कि स्वैप, मतलब डेफिनेटली ये सारी चीजें कॉमन सेंसिकल ही हैं, है ना, कि मतलब इस इक्वेशन को आप ऊपर लिख दिए और इस इक्वेशन को नीचे रख दिए तो उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो वो वही कह रहा है, ये जो स्वैप रोज है, आप आप इस मैट्रिक्स में इसको ऊपर लिख लो या नीचे वाले को ऊपर लिख लो, डजेंट मैटर, मतलब हम अपन स्वैप कर सकते हैं फ्रीली। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है क्या, मल्टीप्लाई रो बाय नॉन जीरो नंबर। तो भाई ये भी एक कॉमन सेंस वाली चीज ही है, अपने को ऑलरेडी पता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो राइट में भी टू का मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इक्वेशन अपनी सेम ही रहेगी। ठीक है, वो वही कहना चाह रहा है कि किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन नॉन जीरो नंबर से। थर्ड वो क्या बोल रहा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रोज। तो दिस इज ऑल्सो कॉमन सेंस भाई, कि अपन वो पहले भी करते थे कि लेट से ये जो रो टू है इसमें मैं आर वन को माइनस कर सकता हूँ, जैसे आर टू माइनस आर वन कर सकता हूँ, तो ये वही कन्वर्ट हो गया, एक डिफरेंट रो बन जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ तीन लीगल ऑपरेशन है जो हम लोग को अलाउड है, बिकॉज दिस ऑपरेशन डू नॉट चेंज द सॉल्यूशन। चलो भाई, इतना तो भाई अपने को पता ही था, बट हम लोग को आगे जाके पता चलेगा कि ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशंस को इजी बस नहीं बना रहा है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो गिव अदर डिटेल्स जैसे कि एक्स रिलेशनशिप, रैंक, इनवर्स, इंडिपेंडेंस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये अपन आगे जाके देखेंगे कि इसका महत्व क्या है और ये क्यों यूज होते हैं। तो ये जितने भी डिटेल्स हैं भाई, अपन अपने को जब रो रिडक्शन करके एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है। ठीक है, तो ये एक्लॉन फॉर्म के जो अपन पैटर्न डिस्कस कर रहे थे ये वही है कि ऑल जीरोस रोज गो टू द बॉटम, मतलब जो जो सारे रोज में जीरो है वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, लीडिंग नॉन जीरो एंटिटी जो मैंने बताया था पाइवट। ठीक है, नॉन जीरो एंटिटी जो सबसे पहली आती है जैसे कि ये और ये, इट मूव्स राइट एज यू गो डाउन रोड। ठीक है, सेम वो स्टेयर केस पैटर्न इस तरीके से जाना चाहिए। एंड एवरीथिंग बिलो पाइवट इज जीरो। तो भाई ये जो भी पाइवट है इसके नीचे सारी चीजें अपने को जीरो चाहिए। तो ये भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे हमको जीरो बनाना है। ठीक है, तो भाई अब हम लोग को पता चल गया है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दुनिया की कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो। तो जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था और हमने ये जो लीनियर इक्वेशन बनाया था, अब अब ट्राई करते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये अपन यार रियल वैल्यूज पे लाए हैं ना ये। उससे पहले एक चीज कि भाई यहाँ पे जो हम ये कलाकारी किया है ना, तो इसको बोला जाता है भाई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपके सारे वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका होता है आउटपुट, और जितने भी एक्स वाई जेड है उसको अपन नहीं लिखते। सो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हो जाता है अपना एक्लॉन फॉर्म। ये एक और चीज होती है डेट इज रो रेड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, तो ये इससे और ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है। उसमें भाई जनरली क्या होता है ना, वो हर चीज को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें अभी भी जो ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, ये सब्स्टिट्यूशन की, ये भी ना करना पड़े। हमें बस मैट्रिक्स देख के पता चल जाए कि भाई एक्स की वैल्यू सिक्स है, वाई की वैल्यू माइनस वन है और जेड की वैल्यू नाइन है। ठीक है, क्योंकि ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। तो एक्लॉन फॉर्म को भी हम एक सुपर ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स में डाल देते हैं और दैट इज अ रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म। चलो शुरू करते हैं भाई। तो ये अपना इक्वेशन था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपन क्या करते हैं हमेशा, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखते हैं। ठीक है, वही अपन हम लोग ने किया है। उसके बाद क्या किया कि आर वन और आर टू को स्वैप किया है, मतलब इसको इससे। क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पे ना इजी नंबर चाहिए, बिकॉज उसको हमें वन बनाना है। ठीक है, लेट से इस तरीके से हमने कर दिया। तो अब देखो हमें क्या था, एक्लोन फॉर्म बनाना है, मतलब ये स्टेयर केस वाला जो पैटर्न होता है इसके पहले सारे हम लोग को जीरो चाहिए। तो देखो 5 से 25 बनाना बहुत इजी है, और इसी रो का यूज करके हमें 9 भी बनाना पड़ेगा। तो वो देखते हैं। तो ये वाला तो सिंपल प्रोसेस है, हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और R2 से माइनस कर दिए, तो इस तरीके का रो मिल गया हमें। इसमें क्या किए अपन कि 9 और 5 तो डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है,
तो इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। और वही एक्चुअली हम लोग ने किया है ये। और भाई देखो ये जो सेम चीज जो हम करते आ रहे थे, अब देखो दूसरा मेथड, आई मीन दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, इसको जीरो बनाना। ठीक है, तो अब इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, इस रो का यूज करके। तो सिमिलर अप्रोच, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 455 और इस रो में मल्टीप्लाई कर देंगे 248। वही करते हैं, हमें ये वाला मेथड मिल जाएगा, आई मीन ये वाला पैटर्न मिल जाएगा, जिसको अपन बोल देंगे भाई एक्लॉन फॉर्म। तो भाई देखो यहाँ से भी देखोगे तो हमें वैल्यूज दिख रही है कि मतलब z की वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और फिर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। लेकिन हमें और सिंपलर चाहिए भाई, अपन और ज़्यादा लेजी हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक्लॉन फॉर्म को और ऑप्टिमाइज करने को बोलते हैं अपन रेड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, जिसका मकसद क्या होता था, हमें इस पैटर्न में मैट्रिक्स बना के देना। तो अभी देखो इस वैल्यू वैल्यू पे अपने को 1 चाहिए, तो सिमिलर काइंड ऑफ वो हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपने को 1 मिल गया। एंड फिर यही सारे रो के रिडक्शंस करते करते, जैसे 5 6 7 हमने जो किया हुआ है, लास्ट में स्टेप 8 में हम लोग को ये फॉर्म मिल जाएगा। और यहाँ से वही हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू डायरेक्ट इसके इक्वल होगी। तो देखो हमने एक्स वाई और जेड निकाल दिया, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में अपन क्या बात किए थे कि जो एक्स वाई जेड है वो हम लोग 100 ग्राम पे ले रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं बोला था कि जैसे आपके पास एक स्पून होगा 100 ग्राम का, तो उसको इतने क्वांटिटीज में लेना है। अब जबकि ये डेसिमल में है तो हमें एक पर्टिकुलर स्पून में नहीं ले सकते। ठीक है, तो जब एक्स को हम इन 100 ग्राम्स में ले रहे थे, और एक्स को हमने क्या माना हुआ था, एक्स वॉज पनीर, ये था ओट्स, ठीक है, और ये था भाई अपना सोया, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो हमें लास्ट में अमाउंट मिल जाएगा भाई कि हमें पनीर इतने इतने ग्राम पनीर ओट्स एंड सोया खाना है, ताकि हम जिस टारगेट की बात कर रहे थे ऑफ टोटल प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट्स इन अ डे, ये चीज़ें अचीव हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें भाई अब ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके ये समझ में आ गया कि हाउ मच पोर्शन ऑफ पनीर ओट्स एंड सोया टू टेक टू अचीव अवर डेली टारगेट। ठीक है, तो देख रहे हो ना भाई, मजा आ गया ना कि कितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है भाई, हम जो भी मैथमेटिक्स एंड स्पेशली लीनियर अलजेब्रा जब पढ़ते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी यू अनकवर व्हेन यू स्टडी थिंग्स फॉर द सेक ऑफ नोइंग मोर। ठीक है, अगर सिर्फ अपन मार्क्स के लिए ही पढ़ने चले जाएं तो भाई ये सारी चीज़ें तो हमें कभी पता भी ना चले। एंड दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल। ठीक है, तो भाई मैं एक और चीज़ बता दूँ, कोई भी लीनियर इक्वेशन अपन हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब लेट से हर टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो भी लीनियर इक्वेशन है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका हमेशा सॉल्यूशन हो। क्योंकि हम लोग ने देखा था भाई, हम इस लीनियर इक्वेशंस के या तो ज़ीरो सॉल्यूशंस होंगे, या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटी रहती है। तो वन सॉल्यूशन वाला तो हमने देख लिया भाई, जो हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था उसमें हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें उस लीनियर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो लेट्स से ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है। तो इसमें जब हम रो रिडक्शंस करते करते एक लास्ट में इस फॉर्म पे पहुंचते हैं, और इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि ये बॉटम रो सारी जीरो हो चुकी है, बट स्टिल ये जो आउटपुट है यहाँ पे एक वैल्यू प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब z तो जीरो हो गया, मतलब एक 0z इक्वल टू 15। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 0 = 15, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न हमें मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड सारे जीरो हो गए हैं बट स्टिल राइट हैंड साइड में एक वैल्यू है, तो डैट कम्स डैट कि इसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। उसका एक एग्जांपल है कुछ ये वाले प्लेन्स। अब देखो कोई भी एक पॉइंट नहीं है जो ये तीनों प्लेन्स में जाता हो, एंड दैट्स व्हाई इट हैज जीरो सॉल्यूशन। चलो, तो अपन ने ये समझ लिया। तो अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ भाई जिसमें अपने को इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या पैटर्न बनता है, ये एक एक्लॉन फॉर्म है। ठीक है, इसका कोई भी एक इक्वेशन होगा, और ये लास्ट में एक्लॉन फॉर्म बना है, लेट्स से इस तरीके से। अब यहाँ देखो लेफ्ट में तो सारी चीज़ें जीरो हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में भी जीरो ही है। तो 0 = 0 ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एंड दैट्स वाई इसमें कुछ सॉल्यूशन होंगे ही। तो अब इसको अगर और डिटेल में देखें तो यहाँ पे इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बिकम x1 माइनस, ये तो जीरो है, देन 5 x3, मतलब जनरली x1 x2 और x3 जो लेते हैं दैट इज सिमिलर टू ये एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। ठीक है,
तो सिमिलरली हम लोग ने पॉइंट कर दिया इस तरीके से, और x3 जो कि z है उसकी वैल्यू हम लोग को नहीं मिल सकती। तो इसमें क्या होता है, अब x3 क्या है कि वो दोनों इक्वेशन में आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसको बोल देते हैं अपन क्या, फ्री वेरिएबल। और ये फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जैसे x3 में आप 1 रख दिए, तो x2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और अगर यहाँ x2 होता तो इसमें पुट कर देते, बट यहाँ सिर्फ x3 है तो यहाँ 1 रख दिया अपन ने। तो x3 में जितने वैल्यू आप रखते जाओगे, ठीक है, इसमें इन्फिनाइट वैल्यू रख सकते हो तुम। तो जितनी भी वैल्यू रखोगे x1 x2 x3 उसी तरीके से आपको आउटपुट देंगे, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली इट हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन किस तरीके होगा, x1 अपना ये 1 + 5 x3, x2 ये, और x3 इज फ्री टू टेक एनी वैल्यू। ठीक है, जैसे इस तरीके से लिखा है, इट इज फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ x3। ठीक है, तो अपन ने यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन एंड इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ये तीनों चीजें अपन कवर कर लिए हैं। लेकिन यार ये भाई कितनी अजीब बात है, हमें कोई एक इतनी मेहनत से हमने एक लीनियर सिस्टम बनाया होगा, लेट्स से लीनियर इक्वेशन बनाया, मैथमेटिकल पूरी मॉडलिंग करके, और हमें पता चल रहा है भाई कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं है या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो ऐसा होता क्यों है, वाई सम इक्वेशंस हैव यूनिक एंड सम हैज इन्फिनाइट, है ना। मतलब तुम सोचो, तुमने पनीर, ओट्स एंड सोयाबीन ले लिया, और फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे ये जो लीनियर सिस्टम था, इसका अगर जीरो सॉल्यूशन आ जाता या फिर इन्फिनाइट आ जाता, देन हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती भाई। हमने इतना कैलकुलेशन किया, हमने इक्वेशन बनाया। सो व्हाट इफ हमें कैलकुलेट करने से पहले ही पता चल जाए कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, और मैं कैलकुलेशन तभी करूंगा जब इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अगर ये चीज़ें पता चल जाए भाई मुझे विदाउट कैलकुलेशन, तो क्या मज़े की बात हो जाएगी, नहीं। क्योंकि भाई खुद सोचो, लेट से अब मुझे पनीर नहीं खाना, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, कोई एक दूसरा फूड मटेरियल लाएगा, ठीक है, उसका खुद एक लीनियर इक्वेशन निकालेगा। तो हमें कैसे पता हम कौन सा हाउ पाउ ले कि उसका लीनियर इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन हो वो यूनिक हो। ठीक है, ये चीज़ें हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअली इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देने एक मैजिकल चीज़ आता है, जिसको भाई अपन बोलते हैं वेक्टर्स। और भाई एक्चुअली पूरे लीनियर अलजेब्रा में यू विल फाइंड कि वेक्टर्स हर जगह है भाई। इट इज, ये वेक्टर्स ही हैं जिस जो तुम्हें ये सॉल्यूशन दे सकती है कि विदाउट कैलकुलेशन तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी पता चलती हैं, दैट वी विल डेफिनेटली कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो वेक्टर विल गिव यू द विजुअलाइजेशन कि चलो ये तो अब तुम्हारे प्लेन्स थे, 3D ज्योमेट्री थी, तो इसको तुम प्लॉट कर दिए, बट 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल ज्योमेट्री रहेगी, देन हाउ विल यू इमेजिन इट। ठीक है, बिकॉज तब तुम्हारे पास ये वाला सॉल्यूशन नहीं रहेगा भाई, बिकॉज यू कैनॉट प्लॉट इट। और तब भाई तुम्हारी मदद करने आएगा वेक्टर्स, बिकॉज इट विल गिव यू द इमेजिनेशन, इट विल गिव यू द विजुअलाइजेशन। ठीक है, इट विल गिव यू द स्ट्रक्चर कि तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन है वो एक स्पेस में, एक ज्योमेट्री में वो दिखेगा कैसे। अब तुम भाई उस इक्वेशंस को देख के बता दोगे कि वेदर इट विल हैव यूनिक, जीरो और इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है यही जो हम लोग ने डिस्कस किया, कि अगर पनीर नहीं तो हम कोई एक दूसरा फूड प्रोडक्ट लेंगे, और हम कैसे इंश्योर करेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन सोयाबीन और ओट्स के साथ एक यूनिक ही कॉम्बिनेशन देगा। ठीक है भाई, सो दिस एवरीथिंग वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप इस एग्जाम्पल में आपको मज़ा आया होगा, आपको दिखा होगा कि मैथमेटिक्स और लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट एप्लीकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।